अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है भारत से सुमीत पी जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और सर बड़ा हंगामा है आपके यहाँ। पहले तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक साहब। उनका इंटरव्यू देखा वायर पे, और वो जो करण थापड़ साहब के साथ, और बड़ा उस पर भी हंगामा है। पाकिस्तान का टीवी तो धड़ाधड़ दिखा रहा है और कह रहे हैं कि जी एक तरह से पुलवामा जो है वो खुद ही क्रिएट किया गया था ताकि पाकिस्तान पे ब्लेम लगे। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी है जहां पे गवर्नर साहब अपनी बातों से मुकर गए, और वो क्लिप्स भी चल रहे हैं जो उन्होंने अमित शाह साहब को कहा था, और उसके बाद ये कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इनके इंटरव्यू पे बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं आप इनके बहुत सारी चीजों का उन्होंने खुलासा किया। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी को करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर कहा कि मोदी जी खुद करप्ट नहीं है, खुद करप्शन नहीं करते, लेकिन अगर कोई दूसरा करता है तो उससे कोई खास उन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे आप? देखिए आरज़ू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। पहले आपको हमारे यहाँ राजनीति को थोड़ा समझना पड़ेगा। आपके यहाँ भी राजनीति ऐसी होती है। देखिए राजनीति में क्या होता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो क्या होता है कि यहाँ लोग पार्टियां बदलते हैं, किसी कोई नाराज हो जाता है, किसी को टिकट मिलता है, किसी को पोस्टिंग नहीं मिलती, कोई साइडलाइन होता है, कोई कहता है यार तुमने मुझे ये नहीं बताया, तो वो पार्टी बदल देता है। यहाँ कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी के लोग कई बार किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो यहाँ मतलब कहने का मतलब क्या, जो बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है उसमें भी लोग निकल जाते हैं। और खासकर जब भी चुनाव का सीजन नजदीक आता है तो ये चीजें निकल निकल के ज्यादा आती है। कहते हैं कि जब बरसात के मौसम में आसमान में बिजलियां गरजती तो मशरूम ज्यादा निकल आते हैं। तो ये बरसात के मौसम का तकाजा है। चुनाव आने वाले हैं, 24 है, मोदी जी आने वाले हैं। देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रियां आ रही हैं, आपने देखा होगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ रही है, फिर एक और कंट्रोवर्सी आ गई, फिर कुछ और कंट्रोवर्सी आ गई, अब ये मलिक साहब का इंटरव्यू आ गया। देखिए पहली बात है कि अगर मलिक साहब को ये इंटरव्यू देना था तो आज 4-5 साल हो गए इस बात को। 5 साल तक मलिक साहब क्यों छुप रहे? उन्हें वो 5 साल पहले इसका खुलासा करना चाहिए था। आज ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त आ गया, ऐसी कौन सी शुभ घड़ी आ गई, आज ही बोल दिया। और ये इन्होंने वायर को बोला। आप ये भी जानते हैं कि वायर की लीनेज कहाँ के, लेफ्ट लीनिंग पब्लिकेशन है वायर। और बिल्कुल। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी, कहीं भी लीनिंग हो सकते हैं। तीसरी बात, अमित शाह जी वाली बात पे वो खुद ही पलट जाते हैं। और चौथी बात, अब उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मुझे एक ढाबे से फोन किया। अरे आरजू जी, मोदी जी के पास के मोदी जी ने मुझे बड़ी ढाबे से रेपुटेशन फोन खराब कर दी वैसे उन्होंने किया। मोदी जी की कि वो ढाबे से फोन कर रहे थे। ये ना मुझे मैं अपनी हंसी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी में कुछ हजार लोग लगे रहते हैं। उनके साथ जो चलते हैं 3-4 लेवल रिटेंडेंट का सैटेलाइट सिस्टम चलता है। 4-4 सैटेलाइटों से वो कनेक्टेड होते हैं। 100% एनक्रिप्टेड सिक्योर लाइन होती है। उनका कम्युनिकेशन जब वो जहाज में हो, 32,000 फुट ऊपर हो, उनका जहाज इतना, उसमें वहां कम्युनिकेशन चलती है, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलती है। आप सोचिए खुद, हमारे प्रधानमंत्री जी एक ढाबे पे जाते हैं, वहां फोन उठाते, कहते भैया एक फोन कर लूं, कहता हाँ ये लो 2 रुपए। फोन उठाया, और ये जो टॉप सीक्रेट बात है, इतनी बड़ी घटना हो गई है, ढाबे पे करते हैं। ये अगर ढाबे पे ऐसी घटना हुई होती तो पहले वो ढाबे वाले ने लीक किया होता, पहले उस ढाबे वाले ने वीडियो बनाया होता। मोदी जी अगर कहीं फोन करे, आपको क्या लगता है, एक फोटो नहीं आती, एक वीडियो नहीं बनता उसका, उस सबसे पहले वो ढाबे वाले ढंडोरा पीटता। और मोदी जी के पास मल्टीपल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन रिटेंडेंसी है, हाईएस्ट एनक्रिप्शन है, तो आपको लगता है वो कहीं रुक के ढाबे से फोन करेंगे? वो कोई सुमित पीर थोड़ी ना कहीं रुक के फोन करेगा। देखिए जिम कॉर्बेट में सिग्नल भी चलता है, सैटेलाइट फोन भी चलता है, एनक्रिप्शन भी चलता है, सैटेलाइट फोन भी चलता है, माइक्रोवेव भी चलते हैं, हर चीज चलती है वहां पे। तो मोदी जी को ढाबे से आके फोन करने की जरूरत क्या थी? अब आप ये बात, दूसरी बात ले, देखिए ये जो आरडीएक्स था, हमारे यहाँ तो आरडीएक्स आया नहीं, हमारा तो आरडीएक्स बना नहीं। आरडीएक्स आया तो पाकिस्तान से था। जिस आदमी ने, उसका शायद नाम आदिल था अगर मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, उसने तो बोला भाई मैंने ये किया, मुझे बदला लेना था, जो भी था मैंने किया, मैं मौका ढूंढ रहा था। ठीक है जी। अब 300 किलो आरडीएक्स उसने भरा, उसको बॉम्ब बनाना, उसके लिए बॉम्ब एक्सपोर्ट चाहिए, उसमें आईडीज लगाना, टाइमर लगाना। ये ऐसा आईडी रेत के बोरे, ये आरडीएक्स रेत के बोरे तो है नहीं कि मैंने स्कॉर्पियो में लगा दी और ठोक दी। उसको पूरा एक लाइव बॉम्ब बनाना और डेटोनेट करना। यू नीड आईडी एक्सपोर्ट्स, यू नीड बॉम्ब एक्सपोर्ट्स। वो कहाँ से एग्जैक्टली। आए? वो देखिए, वो तो उसने किया, वो तो बस सुसाइड बॉम्बर था। वो कहाँ से आए?
फिर विषय आता है कि जी मिनिस्ट्री ने मना कर दिया जहाज के लिए और ये वो। एक बात बताइए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास अपने जहाज हैं, इंडिया के पास सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर है दुनिया के, इंडिया के पास सबसे ज्यादा जहाज है, इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग अभी चाइनीज एयरफोर्स से ऊपर है। तो आप बताइए, अगर जहाज की जरूरत हो और जो जहाज फौज के लिए बने, फौज को कैसे मना कर दे? अगर जहाज फौज के लिए जरूरत है तो फौज को कैसे मना कर दे? ये लॉजिक नहीं है, क्योंकि मतलब, और हमारे पास इतने कमर्शियल जहाज है, इतने फौज के जहाज है, सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर हमारे पास है, जिनके लिए जहाज है उनको ही मना कर दे। ऐसा हमारे यहाँ रूल नहीं होता। तो आप एक और बात सुनिए, चलिए अब जहाज आपको लाता है श्रीनगर, ठीक है जी, आप श्रीनगर जहाज में आते हैं, श्रीनगर से आपको शोपियान जाना, आपको अनंतनाग जाना, इस्लामाबाद जाना, आपको बिजबार ब्यारा जाना, आपको पुलवामा जाना, आपको शोपियान जाना है, आपको हर जगह जाना है ना। वहां तो एयरपोर्ट नहीं, वहां तो आप बाई रोड ही जाती है ना, आर्मी अब भी बाई रोड जाती है, वहां तो एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट श्रीनगर में। श्रीनगर में जब आपको पूरी वैली में फैलना है जहां आपकी डिप्लॉयमेंट है, वहां तो अब भी आर्मी आज के दिन भी कॉन्वॉय बना के चलती है। तो ये घटना तो पुलवामा में हुई, पुलवामा से तब भी आर्मी निकलती थी, आज के डेट में भी आर्मी निकलती है। तो ऐसा तो है नहीं कि जहाज नहीं मिला इसलिए घटना हुई, क्योंकि अगर जहाज मिलता आप श्रीनगर में उतरते हैं। श्रीनगर में, अगर मैं उनकी बात एक मिनट को सच भी मान लूं, अगर श्रीनगर में उतरते तो फिर आप जाते तो पुलवामा बाई रोड। पुलवामा में तो एयरपोर्ट है नहीं, अनंतनाग में तो एयरपोर्ट है नहीं, बिजबेहरा, शोपियान और मैं लोलाब की बात करूं या कहीं कोई हंदवारा की बात करूं, वहां तो एयरपोर्ट है नहीं, वहां तो बाई रोड ही जाते हैं। पिछले 30 साल से आर्मी तो बाई रोड जा रही है। अगर ये हादसा बहुत दर्दनाक है, हमें मतलब पूरा शौक है इसका, मैं तो आपके शायद शो पे भी आया था तब। बट देखिए, ये इंसिडेंट प्लान था, इसमें आईडीज, इसमें आईडीएक्स डेटोनेटर यूज किए गए, बॉम्ब मेकर यूज किए गए। 300 किलो का एक्सप्लोसिव बनाना, यू नीड मिलिट्री ग्रेड एक्सपर्ट्स, ये छोटे मोटा बॉम्ब मेकर भी नहीं कर सकता। और ये आरडीएक्स आया पाकिस्तान से। अब मुझे बताइए, आर्मी की कॉन्वॉय तो आज भी उस रोड पे चलती है ना जहां ये हादसा हुआ, आज के डेट में भी वहीं से निकलती है। तो अगर उसको अटैक करना था वो कभी भी कर सकता था, इसमें जहाज का आना ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर आप थोड़ा आगे चले सर, इंटेलिजेंस फेलियर तो था ना, फिर भी अगर आप कुछ भी कहिए, इंटेलिजेंस फेलियर जो वो कह रहे हैं उधर तक तो बात ठीक है। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब आप टेररिज्म इज अ वॉर, जब आप लड़ाई में होते हैं, घटनाएं होती है, कैजुअलिटीज होती है। अभी आप तहरीक तालिबान से लड़ रहे हैं, रोज आपके लोग शहीद हो रहे हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस फेलियर है, वो लड़ाई है, लड़ाई है। मतलब ठीक है, लड़ाई में नुकसान होता है, मैं कहता हूँ वी शुड हैव इंटरसेप्टेड दैट कार, कोई बात हुआ है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, मैं ये नहीं कहता कि कहीं चूक नहीं हुई, बट वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर। ये पूरी लड़ाई थी। आप बताइए, आरडीएक्स आया, ये आया, और कहीं ना कहीं देखिए, मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा, निशाना किस पे था? निशाना आपको आरजू जी मैं सीधा बताऊं, मैं राजनीति नहीं करूंगा इस पे, निशाना ये था कि भाई ये घटना हो, मोदी जी कुछ एक्शन नहीं करेंगे और बोलेंगे मोदी जी आपने इतने लोग मरवाए, आप कुछ नहीं कर पाए, आप पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और उसको इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे। क्यों हमारे राहुल गांधी जी ने खून की दलाली वाला जुमला यूज नहीं किया था? खून की दलाली वाला जुमला राहुल गांधी जी ने यूज किया था, कोट एंड कोट। अब इसी में मलिक साहब बात करते हैं राम माधव जी की कुछ 150-300 करोड़। अब राम माधव जी ने इन पे डिफेमेशन केस किया है। सवाल ये है कि ये जो चीजें हुई, अगर ये तब हुई आप तब बताते ना। अब जब आज सत्ता से बाहर है, जब आपके पास कुछ बहुत बड़ी चीज आपको मिली नहीं, आपके पास कोई राजनीतिक पद नहीं, आज आप बोल रहे हैं, ये तो वही वाली बात हुई। अब जैसे हमारे खान साहब कहते हैं, नियाजी साहब, इमरान खान नियाजी, कि भाई भारत की फॉरेन पॉलिसी अच्छी, पीछे तो ये बोला ने कि इंडिया इज द टाइगर ऑफ एशिया, अभी बोला उन्होंने, इंडिया इज द टाइगर ऑफ एशिया, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छा है, इंडियन का फॉरेन मिनिस्टर अच्छा था, मोदी जी इतना अच्छा, मोदी जी की तारीफ करते हैं आजकल। पर खान साहब जब आप 4.5 साल कुर्सी पे थे तब तो आपने कुछ नहीं किया। हमें भारत से ट्रेड करना चाहिए, ट्रेड तो आपने बंद किया। तो वही बात है, जब कुर्सी हट जाती है, चीजें निकल जाती है, तब आप कुछ भी बोले, आप कुर्सी पे रहते बोले तो उस चीज का वजन है, तब बोले। आज आपके राजनीतिक समीकरण बदल गए, राजनीतिक फायदे बदल गए, राजनीतिक इक्वेशन बदल गई, इलेक्शन आने वाला, आपकी अपेक्षाएं होंगी, आपकी आशाएं हुई, वो मीट नहीं हो रही। मुझे नहीं पता इंटरनल क्या है, तो आज आप कह रहे जी ये भी हो गया, वो भी हो गया, मोदी जी ने मुझे, मतलब ये तो मतलब आरजू जी, मोदी जी ने मुझे ढाबे से फोन किया, ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये तो सबसे बड़ा चुटकुला जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ, वो ढाबे पे जाते, कहते भैया ये ले 2 रुपए, जरा जरा हटिए, जरा मैं फोन करूं जरा, फिर फोन घुमाते हैं उसको। और अच्छा, फोन कैसे करेंगे? मोदी जी को उनका नंबर याद है क्या? मतलब 9123212121, मैं उनका नंबर नहीं वैसे कह रहा हूँ, उनको याद है क्या उन्होंने फोन कर दिया?
मोदी जी के पास कोई कम्युनिकेशन गियर नहीं है, वो मतलब बिल्कुल जंगल में ऐसे घूम रहे थे बिना कम्युनिकेशन के। उनके साथ एसपीजी नहीं थी, उनके साथ जो मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी चलती वो नहीं, कम्युनिकेशन गियर नहीं था उनके पास। हिमालय के पहाड़ पे, लोलाब की वैली में, द्रास में, कारगिल में, आपका ये तवांग में, आपका गलवान में जो हमारा सिपाही है वो कनेक्टेड है हमसे 24 घंटे 24/7। और मतलब आप कह बड़ी रहे हैं मुझे है प्रधानमंत्री ढाबे कि से फोन कर रहे हैं। सर वो जो इंटरव्यू ले रहे थे करण थापड़ साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है उनका। मुझे हैरत है कि उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा उनसे कि वो ढाबे से कैसे कॉल कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं जो हमारा सिपाही है, हमारा भाई तैनात है, उसके पास लाइव लिंक है, लाइव लिंक है उसके पास। और सही। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ढाबे से फोन कर रहे हैं। मतलब ये आप सुनिएगा बात को। और ये एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ आप जानते हैं सबसे बड़ा ज्यादा ट्रांसपोर्टर हमारे पास है, सबसे ज्यादा जहाज हमारे पास है। और आप ये कहते हैं कि हमने अपने फौजियों को जहाज नहीं दिया, उनकी जरूरत थी। ये कैसे हो सकता है? अगर मैंने फिर आपको बता, चलिए जहाज, उनकी बात को एक बार मान ले, जहाज नहीं दिया, श्रीनगर उतरे कॉन्वॉय को तो तब भी पुलवामा जाना था, तब भी जहां जब डिप्लॉय होने थे वहां तो जाना था, तब से जा रहे, पिछले 30 साल से जा रहे, आज भी जा रहे। वो तो बाई रोड जा रहे, वहां हर जगह एयरपोर्ट तो है नहीं। और मतलब अगर आप अमित शाह वाली जी बात, अमित शाह जी वाली बात को खुद पलट गए कि जी मैंने नहीं कहा। देखिए आज भी होता क्या, जब राजनीतिक सर वो समीकरण भी बदलते क्लिप है मेरे पास जिसमें वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कोई इवेंट था जिसमें बैठ के उन्होंने ये बात की है। और मैं अब वो बिल्कुल कह रहे बिल्कुल। हैं मेरी गलती है, उन्होंने कहा कि वो मान गए कि उन्होंने नहीं कहा, उस और बात से एकदम ये जो पलट आपको, गए। हाँ, करप्शन वाली बात आपने कही आरजू जी, इस चीज पे मेरा बहुत सख्त एतराज है। देखिए राजनीति अब अपनी जगह करिए, बट अगर आप देश के इंटरेस्ट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देंगे, गलत है। मैं आपको बताऊं, मोदी जी के टेन्योर में 9 साल हो गए, आप एक स्कैम बताइए। अपोजिशन माइक्रोस्कोप लगा के ढूंढ रही, कुछ तो मिले, कोई स्कैम मिला? आज तक मिला? आपने सुना? नहीं सुना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हजारों करोड़ रुपया हमने बचाया, किसानों को पैसा दिया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा। ये छोड़िए, किसी बाहर की विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी, विदेशी कंपनी ने बोला भारत में मोदी जी के अंडर ये स्कैम हुआ हो। मोदी जी तो अपने चाय पानी और ये दूध का पैसा भी खुद देते, नौकर की तनख्वाह खुद देते, जूते कपड़े भी अपने पैसे से पहनते हैं, एलपीजी खुद अपनी खरीद के लाते हैं। तो हम बात कर चुके हैं। जब सर उन्होंने प्रधानमंत्री तो आवास भी, अडानी और अंबानी और इन सबको भी बीच में उनका भी जिक्र आया था मैं ना आ रहा जिसमें। हूँ जी। उस पे आ रहा हूँ। देखिए जो आदमी अपनी दाल और चावल का पैसा खुद देता है, वो स्कैम करेगा क्या? किसकी हिम्मत है मोदी जी के रूल में स्कैम करे? किसी की हिम्मत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है। और अगर स्कैम होता, चलिए भारतीय मीडिया सारा करप्ट है जी, भारतीय मीडिया ने सारा छुपा दिया, इंटरनेशनल मीडिया तो उजागर करता, आपका मीडिया तो बोलता, हम चाइना का मीडिया तो बोलता, लंदन बोलता, अमेरिका बोलता, कोई तो बोलता। या सबको हमने खरीद डाला, सबको हमने खरीद लिया, सबके मुंह पे ताले लग गए। चलिए वो छोड़िए, सीआईए, सीआईए सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सबसे ज्यादा बजट दुनिया में सीआईए के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीआईए ने खुद बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अनकरप्टेबल। अनकरप्टेबल, ये केजीबी बोलता है, ये मोसाड भी बोलता है, ये MI6 भी बोलता है। सब इंटेलिजेंस एजेंसियां जितनी दुनिया में है, इंक्लूडिंग से मोदी इज अनकरप्टेबल। करप्ट आप नहीं कर सकते इसको, दे हैव गिवन दिस इन राइटिंग। परसों 2 दिन पहले यूएस की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स आई थी यहाँ पे, कॉमर्स मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट आप देखिए, मैंने आज ट्वीट भी किया था। उन्होंने बोला कि मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर विजनरी लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स कोट अनकोट में बात कर रहा हूँ। तो मतलब हमने यूएस के सेनेट को भी खरीद लिया, यूएस के कांग्रेस को भी खरीद लिया, दुनिया की मीडिया को भी खरीद लिया, इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी खरीद लिया, सबको खरीद लिया, सबके मुंह पे ताले मार दिए। और मतलब अब मतलब अगर ये संभव है, फिर तो कुछ भी संभव है दुनिया में। कहीं आप मुझे बताइए कौन सा एलिगेशन लगा मोदी पे? अरे 56 लाख रुपए इनके पास जमा थे जब गुजरात से, वो भी अपने स्टाफ में बांट दिए। और ये अंबानी अदानी पे जितना हमला होता है आरजू जी, कहानी सिंपल है, इंडिया बना रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री लाने में इनका बड़ा योगदान है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हजारों करोड़ का जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, नौकरियां देते हैं, लाखों करोड़ों लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आपको इंडिया को रोकना, कोई इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोको। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर कोई नंबर 1 है वो है अदानी जी। आप अदानी को रोकोगे तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोकोगे। कहानी तो सारी ये है। अब मैं बताऊं आपको, ये जो हिडनबर्ग था जिसपे आपने और हमने बात भी की थी आरजू जी, मैं आपके शो पे 6 या 8 महीने पहले बता रहा हूँ यूबीएस की हालत खराब हो रही है,
क्रेडिट स्विस की हालत खराब हो रही है। क्रेडिट स्विस में मैडम लॉस है, लॉस निकलेगा 8 महीने पहले से बोल रहा हूँ मैं आपके शो पे। आप देखिए उस क्रेडिट स्विस ने अदानी जी के बॉन्ड लेने से मना कर दिया। क्रेडिट स्विस की क्या हालत है आपको पता है। गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड, द नेशनल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड हैड टू बेल देम आउट। ठीक है, हिडनबर्ग ने पूरा जी खाका खींच दिया अदानी जी का। पर ये जो सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ, हिडनबर्ग क्या अफीम पी केस हो गया था। यूएस में 9 बैंक फेल हो गए, उसको क्या चर्च सूंघ गई थी उसे, या उसे अदानी नाम का ही माइक्रोस्कोप दिखता और कोई दिखता नहीं। मतलब बच्चा बगल में, कहते हैं बच्चा बगल में डंडूरा शहर में। सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ, तुम्हें नहीं दिखता। यूएस में 9 बैंक फेल हुए, तुम्हें नहीं दिखता। यूएस का डेट इज नॉट सस्टेनेबल, ये कह रहे हैं टेड क्रूज, मैं नहीं कह रहा। टेड क्रूज कह रहे तुम्हें वो नहीं दिख रहा, तुम्हें अदानी पे तुम्हारी नजर है यार। अदानी जी के शेयर तो वापस आ गए। क्यों आप अदानी को रोकोगे? तो कहीं ना कहीं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो इंडिया के ओवरसीज मिलिट्री बेसिस बढ़ रहे हैं, हाइड्रा पोर्ट बढ़ रहा है, जो हमने इधर उधर अपने नेशनल एसेट्स बनाने, उनको रोकने की कोशिश है कि भाई अदानी बैंकरप्ट हो जाए, उसको रोका जाए। अब सर एक ट्वीट, देखिए, बिल्कुल सर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी आई, लेकिन सर साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि ये इस बात को छुपाने के लिए या इस बात को एक तरह से साइडलाइन करने के लिए जो है वो जो था, क्या नाम है, अहमद, वो जब भी जिसको मारा है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, ये आपके यहाँ कल जिसका गोली जिसको मारी है, अतीक, हाँ सर, अतीक अहमद को इसलिए ये सब कुछ करवा के मरवाया गया है या उसकी न्यूज को लाया गया है ताकि ये गवर्नर साहब की जो इंटरव्यू है, इनकी जो बातें हैं, वो थोड़ा सा लोग सुनना बंद कर दें, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। जी मैं आपको जवाब देता हूँ। आप कभी ना आरजू जी, आपको टाइम मिले, वायर की फंडिंग देखिएगा कहाँ कहाँ से आती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप रिसर्च सर करेंगे। हमें मत कहिएगा, हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं है और आप लोग हर चीज पाकिस्तान के मत्थे लगा देते हैं। नहीं, अभी 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 अतीक अहमद के लिए भी कहा जा रहा है, आपके चैनल्स में देख रही थी, उस पे भी ये कहा जा रहा है कि जी उसको जो हथियार थे वो पाकिस्तान सप्लाई करता था, ISI से उसका कनेक्शन था। सर मतलब हमारे पास, जिसे कहते हैं ना कि कुछ पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ कहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, और आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, आप लोगों के इस किस्म की न्यूज की वजह से हमें फंड नहीं मिल रहा है कि पाकिस्तान ये दे रहा है और वो दे रहा है। मैं आ रहा हूँ आरजू जी। तो वायर की फंडिंग आप देखिएगा कहाँ से आ रही है, आपसे नहीं आ रही, कहीं और से आ रही है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप एक बात बताइए, ये जो अतीक अहमद का वाली घटना भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेट है कि ये हो गई। तीनों लड़के जो है पुलिस की हिरासत में हैं, तीनों लड़कों ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। उससे पहले अतीक अहमद खुद कह चुका है कि मैंने जो उमेश पाल का मर्डर किया, मैंने हथियार ISI के थ्रू लश्कर तोयबा से खरीदे, मेरे जैश ए मोहम्मद से संबंध है, कोर्ट में कह चुका है। दूसरी बात, उसने बोला कि भाई जो राजस्थान में स्मगलिंग वगैरह हो रही है, मैं आपको उसको क्रैक करने में मदद कर दूंगा, कोर्ट में कहा। तीसरी बात, अब आप एक और बात सुनिए, अब कल या परसों की बात है, जम्मू में एक और ड्रोन पकड़ा गया, हथियार लेके आ रहा था, ये भी आपने सुना होगा। एक और ड्रोन पकड़ा गया जो ड्रग्स लेके आ रहा था, ये भी 2 दिन पहले की बात है, ये भी आपने सुना होगा। हमारे पास इंटेलिजेंस सोर्सेज से ये भी रिपोर्ट है कि G20 का जो अधिवेशन श्रीनगर में हो रहा है, उसके दौरान कुछ होने का अंदेशा है। हाँ, जो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं हम ले रहे हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि अतीक अहमद को कुछ ज्यादा पता थी, ऐसा तो नहीं अतीक अहमद कुछ नाम ले रहा था, ऐसा तो नहीं अतीक अहमद कुछ ऐसे खुलासे कर देता, बहुत से लोग की सल्तनतें हिल जाती। तो ये हमें नहीं पता। मतलब ये देखिए, अचानक लेकिन सर आपकी पुलिस क्या कर रही थी? सर आपकी पुलिस वहां खड़ी थी, उनको तो फौरन ही जॉब से निकाल देना चाहिए। कितने सारे पुलिस वाले खड़े, उनके बीच में कोई भी एज ए जर्नलिस्ट के तरह के कैमरा या कुछ लेकर आएगा और किसी को मार के चला जाएगा, इसका तो मतलब है भारत में कोई महफूज नहीं है। नहीं, मैं आपको बता, देखिए ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए थी। मैं आई एम कंप्लीटली नॉट इन फेवर ऑफ इट, नहीं होनी चाहिए थी, मैं ये मानता हूँ। पर आरजू जी एक बात देखिए, ये जब ISI, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और राजस्थान से स्मगलिंग का बात आता है, 24 घंटे में अतीक अहमद का मर्डर हो जाता है, अतीक अहमद पे को गोली लगती है, अशरफ को भी गोली लगती है, ठीक है। ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीजें हिल गई, ऐसा क्या हो रहा था? अब तक अगर कोई गैंग वॉर थी, दुश्मन थी, अब तक तो किसी ने हमला नहीं किया अतीक अहमद पे, अब क्यों किया? ये इसका खुलासा होगा, इसकी जांच हो रही है। मतलब मैं ये नहीं, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट कास्ट एस्पर्शंस,
उसकी जांच हो रही है, जांच का खुलासा होगा, क्या होगा, और जो भी पुलिस वालों की अगर कहीं गलती हो उस पर भी एक्शन होगा। हमारे देश में एक्शन हर चीज पे होता है, ऐसी यहाँ कोई चीज नहीं होती। पर ये देखिए 24 घंटे में ऐसा तो नहीं कि कुछ खुलासा करने वाले थे अतीक अहमद, ऐसा तो नहीं कोई बड़े नाम आने वाले थे, ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी बिल्कुल चीज पता लगे होना कि होगा। भाई मतलब बड़े। और मैं तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि G20 में कुछ लेना देना हो जो श्रीनगर में हो रहा है कुछ क्योंकि हमने अब देखिए जो ओपन मीडिया में चीजें, मैं आपको वो बता सकता हूँ, ओपन मीडिया में चीजें हम काफी प्रिवेंटिव एक्शंस वहां ले रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटेल है कि वहां कुछ होने की संभावना है। ये तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, हमारा इंटेल है वहां कुछ होने की संभावना है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ। और ये महबूबा मुफ्ती जी का बिल्कुल गलत बयानी है। भारत में किसी की जान के साथ खेला नहीं जाएगा किसी न्यूज को बचाने के लिए या बढ़ाने के लिए। और मलिक साहब को जो कहना था, अगर वो तब गवर्नर रहते हुए कहते तब कहते तो उस पर एक वजन और होता। अब आप राजनीतिक जो नहीं स्पेक्ट्रम है उसे बाहर, अब आप नहीं राजनीतिक खैर स्पेक्ट्रम से आप बाहर हो गए हैं, आपकी नाराजगियां हो सकती है, आपका कुछ हो पार्टी सकती से है। अपेक्षाएं थी नहीं हो रही है पूरी, ये संभव है। तो अब मलिक साहब कुछ कह रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी आपका ओपिनियन है, पर मलिक साहब ने किसी चीज का प्रूफ तो दिया नहीं, किसी चीज का उन्होंने सबूत तो दिया नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे अपोजिशन वाले पीछे गए थे 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में, ये सुनिएगा। उन्होंने कहा जी जो मोदी जी की सरकार है ईडी सीबीआई इन सब एजेंसियों का यूज करती है अपोजिशन के लिए। हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बोला यार आप क्या करें। उन्होंने इतने सवाल पूछे, अभिषेक मनु सिंघवी जी जो वकील थे जवाब नहीं दे पाए सिंघवी साहब। उन्होंने बोला आप कोई विशेष, आप एक पर्टिकुलर केस लेके आइए, मैं उस पर बात कर सकता हूं। आप एक ब्लैंकेट चीज ला रहे कि एमपी को मत पकड़ो, एमएलए को मत पकड़ो, सिर्फ मर्डर में पकड़ो। बोले भाई आप लोग कोई अलग थोड़ी ना, आप लोग कोई अलग हैं क्या, आप लोग कोई स्पेशल है क्या, आप लोग के लिए एक नया आईपीसी एक नया संविधान बनाया जाए। व्हाट मेक्स यू थिंक यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये तो पार्शियलिटी होगी लॉ में। हाँ अगर कोई विशेष केस है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, आप लाइए, मैं हम उस पर आपके साथ है। अगर मलिक साहब के पास कोई ऐसी विशेष जानकारी है, कोई ऐसा विशेष केस है, कोई ऐसे विशेष सबूत है, तो उनको उनका खुलासा करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी, भाई ये केस इस दिन सर वो ऐसे तो ये ये भी हुआ ये कह हुआ। सर वो तो ये भी कह रहे थे ना कि पुलवामा के ऊपर जो है वो मोदी जी को उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि बस चुप रहो क्योंकि इलेक्शन से और इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि वैसे तो खैर हम दुआ करते हैं कि जो G20 की मीटिंग हो रही है वो खैरियत से और बिल्कुल हिफाजत के साथ हो जाए। लेकिन सर इस किस्म के जब लोग आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, किसी जगह भी आए, सिक्योरिटी थ्रेट्स तो होते ही हैं। आप जानते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे आपके यहाँ इंडिया में, तब भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट करी हुई थी, वॉल्स तक बना दी थी और इस तरह से सारा कुछ हुआ था। तो अगर इतनी सारी कंट्रीज के लोग G20 के आएंगे श्रीनगर जैसी जगह में, जो कि हमेशा से रहा है वहां पे एक हंगामा रहता है, तो फिर ऑब्वियसली सिक्योरिटी का तो होगा। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी या पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से कैमरास के सामने मारा गया अतीक अहमद को, और इससे अब आप कह सकेंगे जैसे आप पाकिस्तान में आपकी क्रिकेट टीम नहीं आती कि जी हमें जान का खतरा है या यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, क्या अब आप कह सकेंगे कि दूसरे कंट्री के क्रिकेटर्स या कोई भी XYZ कोई दूसरी कंट्री के लोग आप यहाँ आराम से आ सकते हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है? क्योंकि इस तरह से पुलिस के सामने कैमरे के सामने आके मार देना बहुत बढ़िया। सा तो मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, दिस इज द फर्स्ट टाइम के इस किस्म का चीज देखने को मिली। देखिए आरजू जी दो चीजों में आंसर दूंगा। पहली बात जो मलिक साहब ने कहा जी मोदी जी ने मुझे बोला चुप रहने को एंड ऑल दैट, वो तो ढाबे पे फोन हुआ था ना, तो ढाबे के फोन से ही हुई थी वो बात। अब जब ढाबे पे फोन हुआ उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ढाबे वाली फोन की घटना ही संभावनाओं में घूम जाती है। मतलब उसकी तो परिकल्पना करना भी मुश्किल है कि मोदी जी गए ढाबे से फोन कर रहे और ये बात कर रहे हैं और बोले तुम चुप रहना। अगर मोदी जी को चुप रहना होता तो वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक अगर उल्टी पड़ जाती या बालाकोट उल्टा पड़ जाता तो दैट कुड हैव कॉस्टेड हिम इलेक्शन। अगर इलेक्शन के लिए होता तो तब वो एक्शन नहीं लेते जिससे पूरा इलेक्शन खटाई में पड़ सकता था। अगर बालाकोट फेल हो जाता या उरी फेल हो जाती, जो उन्होंने 2 एक्शन लिए, दैट कुड हैव कॉस्टेड हिम हिज नेक्स्ट टर्म। अगर उन्होंने वो एक्शन लिया तो इसका मतलब वो ये कह ही नहीं सकते तुम चुप रहो इलेक्शन है, क्योंकि फिर वो दूसरी एक्शन नहीं करते, फिर वो चुप रहते ना, फायदा उठाते, फिर वो एक्शन लेके सारी चीज को रिस्क क्यों करते। पहला लॉजिक। और ढाबे का फोन तो खैर मैं आरजू जी क्या बोलूं, मैं तो खुद ही मतलब ये तो मुझे एलिस इन वंडरलैंड में कहीं अब कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। अब आपने तीसरी चीज मैं बोली। मोदी जी को फोन भेजने वाली हूँ, मैं मोदी जी को, मैंने बात सुन ली है, मैं मोदी जी को गिफ्ट करूंगी आईफोन। अच्छा
ये मुझे अगर ये ढाबे वाले का नाम पता बता दे उसके, तो कल आप हमारे सारे न्यूज चैनल वाले पहुंच जाएंगे, भाई तेरे यहाँ से फोन हुआ था, और वो फोन तो म्यूजियम में ले लेंगे, ऑक्शन हो जाएगा उस फोन का। चलिए वो खैर वो अलग बात है। अब मैं दूसरी बात आता हूँ। देखिए आपने बोला, देखिए आरजू जी हमारे यहाँ 6.9 मिलियन टूरिस्ट आए थे इस साल, 70 लाख टूरिस्ट आए थे। आपने किसी के साथ कोई घटना देखी? अब अतीक अहमद की बात करें, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, आई एम नॉट, मतलब ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मैं नहीं कैटेगोरिकली होना कह रहा हूँ, चाहिए इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट हम्म नहीं। पर आप एक बात देखिए, अतीक अहमद पे 150 एफआईआर थे, अशरफ पे भी 100-125 एफआईआर थे। इंटर वॉर गैंग, अतीक ने 2004 में खुद कहा था तो मेरा एनकाउंटर होगा या कोई राइवल गैंग मुझे मारेगी, ये अतीक ने खुद कहा था। देखिए अब ये इंटर गैंग राइवलरी है, ये इंटर गैंग वॉरफेयर है, ये किसी ने रंजिश ली है, किसी ने बदला लिया है, किसी ने क्या किया, ये हमें नहीं पता। नॉर्मल आदमियों के साथ, नॉर्मल क्राइम क्रिमिनल की दुनिया में ये नहीं होता। ये जो हुआ थोड़ा विचित्र है। इसमें मैंने आपको एक और भी एंगल बताया कि ये जो आईएसआई वाला एंगल है, ये भी, इसकी भी जांच होगी। मुझे नहीं, मैं अभी आपको ये नहीं कह सकता हाँ जी आईएसआई नहीं कर रहा, क्योंकि जब से आईएसआई का नाम और उसके 24 घंटे में घटना घटती है, कहीं ना कहीं तार जुड़ते हैं। लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद की बात होती है, अब इंटर गैंग राइवलरी थी, किसी की जाती रंजिश थी क्या नहीं थी, ये जब इसका अध्ययन होगा, इसका चिंतन होगा, जब ये जांच होगी तो ये सामने आ जाएगा, दूध का दूध आएगा, पानी का पानी सामने आ जाएगा। जुडिशियल इंक्वायरी योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर कर दिए, 2 महीने में उनको रिपोर्ट देनी है। LIU, CID, ADG, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब इस पे स्टेटमेंट देंगे। इस पे कोई डाउट नहीं है, ये कब हुआ, कैसे हुआ। बट आप देखिए, अतीक अहमद एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, मतलब फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए था ये, दिस इज नॉट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। बट ये देखिए, ही वाज अ वेरी हाई प्रोफाइल टारगेट, मतलब 150 एफआईआर, समझते हैं ना आप, कितने मर्डर, कितने एक्सटॉर्शन, कितने चार्जेस थे। वो सही है सर, बहुत मगर कानूनी तरीके से सजा होनी चाहिए थी ना, जितने भी बिल्कुल मर्डर किए हो, कुछ बिल्कुल, भी किया हो। उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें फांसी लगा देते उसमें आप आपसे, लोग, वो कोई इश्यू नहीं, आप लोग फांसी मैं लगा देते, आरजू जी, फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर देते, लेकिन नहीं ये मैं तरीका उसमें नहीं आपसे, है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, इट शुड बी एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, मैं उसमें कोई एग्जैक्टली डाउट नहीं है। ट्रू। बट ये जो ऐसे हाई प्रोफाइल टारगेट होते हैं, इनके उनके जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। इनका सिक्योरिटी थ्रेट इज नॉट वन, दे कैन बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु बी लुकिंग फॉर देम। क्योंकि अतीक अहमद खुद कह चुके थे कि 2004 की बात है उसकी, यार या तो मेरा एनकाउंटर होगा, या देखिएगा ये ऑन रिकॉर्ड है, या मुझे कोई राइवल गैंग मारेगी। अब ये लोग कौन थे, क्या थे, 24 घंटे हुए, इसका अध्ययन हो रहा है, इसकी जांच होगी, एक रिपोर्ट जारी करेंगे, पूरा बताएंगे किस क्या नहीं था। और मैं आपको आईएसआई वाला लिंक भी बता रहा हूँ, पता नहीं मुझे अभी, देखिए वी कैन नॉट कंफर्म और डिनाई एनीथिंग, ये जांच का विषय आरजू जी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, मैं लास्ट में ये जरूर कहूंगा, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। द लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रिवेल, दिस वाज अनफॉर्चुनेट, ये एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है। और आई होप एंड प्रे कि जिन्होंने भी किया, जो भी इसके पीछे हैं, क्योंकि देखिए वो जो 3 लड़के थे वो तो मोहरे थे, अब इसके पीछे कौन था, कितने लोग हैं, कहाँ तार जुड़े हैं, चैलेंज है उनको पकड़ना और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। इस पे हम पूरे प्रतिबद्ध हैं, वी आर फुली कमिटेड फॉर दैट, लेट देयर बी नो डाउट ऑन दैट। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे उनसे भी सवाल जवाब होने चाहिए कि आखिर बिल्कुल वो होगा, इतने लापरवाह कैसे खड़े थे। तो बिल्कुल होगा, बहरहाल सबसे सवाल देखते हैं जवाब सर, होगा, होना चाहिए बिल्कुल सर। होगा आदित्य जी। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।